दोस्तों लक्ष्य क्लासेस हटा में आपका स्वागत है। मैं नीतीश पटेल। आइए दोस्तों देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जितनी भी जो भी जानकारी होगी पूरी डिटेल के साथ आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों इसमें कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया है, बस आप वीडियो अंत तक देखें। आइए दोस्तों देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्र सरकार ने मंजूरी कब दी, तो 29 जुलाई 2020 को। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें से दो क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं कि पीएम मोदी ने इसकी जानकारी ट्विटर के थ्रू दी और रमेश पोखरियाल इन्होंने जो जानकारी दी है नई शिक्षा नीति की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नई शिक्षा नीति की जो जानकारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू किसने दी थी? रमेश पोखरियाल। अब बात दोस्तों ये देखते हैं कि रमेश पोखरियाल आखिर हैं कौन। तो रमेश पोखरियाल कौन है? ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्टर, अतः है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ये मंत्री हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक और अच्छी चीज़, जैसे कि दोस्तों इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नया नाम रख दिया है क्या? शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही हम देखते हैं ना दोस्तों, ये लिखा है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कौन है? दोस्तों याद रखना, नई शिक्षा नीति के लिए एक समिति बनाई गई थी। ये समिति कब बनाई गई थी? जून 2017 में। तो इस समिति के जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इसीलिए इस समिति का नाम भी बना है कौन? कस्तूरी रंजन समिति। दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं न्यू शिक्षा नीति के लिए कौन सी समिति बनाई गई, तो कौन सी है? के कस्तूरी रंजन समिति। इसकी रिपोर्ट, तो इसकी रिपोर्ट कब आई? मई 2019 में इन्होंने ये रिपोर्ट पेश कर दी थी। अब बात करें ये कस्तूरी रंजन कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो हैं इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी और अपन देखते हैं। हाँ दोस्तों थोड़ा सा हमें नई शिक्षा नीति वगैरह इन सब के बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहिए। तो दोस्तों अभी तक ये तीसरी शिक्षा नीति है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पहली शिक्षा नीति। तो स्वतंत्रता के बाद दोस्तों पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद जो दूसरी शिक्षा नीति आई वो आई 1968 में और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और इसमें एक और संशोधन हुआ था 1992 में। 1992 पी नरसिम्हा राव के समय इन्होंने इस शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किए थे। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति कब आई? 2020 में। और ये कौन? जब नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं ये जो नई शिक्षा नीति कितने वर्ष बाद बदली गई है? तो 34 वर्ष बाद। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब बनेंगे वो कैसे? आइए दोस्तों देखते हैं शिक्षा का अधिकार। तो याद रखना दोस्तों 86वां संशोधन 2002 को हुआ था। संविधान का 86वां संशोधन 2002 को हुआ था। इसके तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। और ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के 21 काम है, मतलब संविधान के अनुच्छेद 21 काम है मौलिक अधिकारों में से सम्मिलित किया गया है। अब मौलिक अधिकार कहाँ कहाँ से? मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं और उन्हीं के अंतर्गत 21 काम है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। अब शिक्षा का अधिकार इसके तहत किसको दिया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कहा गया था। अब बात करते हैं इसी को व्यावसायिक रूप। इसी शिक्षा के अधिकार को व्यावसायिक रूप कब दिया गया था? 2009 में। 2009 में एक और संशोधन पारित किया गया और इस संशोधन को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसके तहत जो 8th क्लास तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई। अब बात करते हैं दोस्तों लेकिन इस बार इसमें क्या हुआ है? तो दोस्तों याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहले 8th क्लास तक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थी। अब बात करते हैं वर्तमान में। तो नई शिक्षा नीति के तहत 12th क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी और पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति पे। तो दोस्तों देखते हैं, ये देखें जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति है। तो पुरानी शिक्षा नीति जो थी उसमें जीडीपी जब ये बनी थी तब उस समय इसको जीडीपी का 1.8% खर्च करना था, लेकिन धीरे धीरे ये 3.4% तक अभी तक था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति के तहत है
अब जीडीपी का कितने % खर्च करेंगे, तो 6%। दोस्तों याद रखना, इससे बहुत कुछ सुधार होने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों अपन को मालूम है, देश भारत एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी हमारा शिक्षा में कोई अच्छा स्थान नहीं है विश्व में, क्योंकि हम बहुत कम पैसे खर्च करते थे शिक्षा में। लेकिन अब हम जीडीपी का कितना करेंगे, 6%। एक बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब बात करते हैं दोस्तों, पुरानी शिक्षा नीति का जो मॉडल था, शैक्षणिक मॉडल, वो क्या था, 10+2। 10+2। दोस्तों आओ 10+2 को थोड़ा सा समझाते हैं। तो 10th है, पहले क्या होता, 10th क्लास तक को फॉर्मल एजुकेशन में जोड़ा गया था। फॉर्मल एजुकेशन अर्थात औपचारिक शिक्षा में 10th तक जो क्लासें हुआ करती थी अभी तक पुरानी शिक्षा नीति में, तो उसे फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा में जोड़ा गया था। और 11th से स्ट्रीम एजुकेशन, इसे स्ट्रीम एजुकेशन में जोड़ा गया। दोस्तों याद रखना, स्ट्रीम एजुकेशन क्या है, जैसे कि दोस्तों हम जैसे 11th में पहुंचते थे तो हमें सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था। और सब्जेक्ट चूज जैसे कि दोस्तों हमने मैथ्स लिया ना, तो जैसे आप बोलोगे मैथ्स, तो उसके साथ आपके कुछ सब्जेक्ट अपने आप जुड़ जाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। आपने बायोलॉजी ली तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जैसे आपने कला वर्ग लिया तो उसमें भी कुछ सब्जेक्ट जुड़ जाते थे। तो इसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रीम एजुकेशन। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ी और आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब बात करते हैं, ये तो हुई पुरानी शिक्षा नीति। अब बात करते हैं दोस्तों नई शिक्षा नीति। दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसको बहुत अच्छे से देखना। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति का जो मॉडल है वो 5+3+3+4 है। अब दोस्तों हम इसको समझाते हैं। जैसे कि पुरानी शिक्षा नीति थी, उसका मॉडल क्या था, 10+2। उसका जो मॉडल था वो क्या था, 10+2। लेकिन अब क्या है, 5+3+3+4। अब बात करते हैं जो पहले के 5 वर्ष हैं, ये पहले के 5 वर्ष क्या होंगे, इन्हें फाउंडेशन सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। फाउंडेशन सिस्टम या फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, पहले के 3 वर्ष होंगे। जैसे कि दोस्तों पहले क्या होते थे, नर्सरी, LKG और UKG, तो ये 3 वर्ष होंगे। और फर्स्ट और सेकेंड क्लास को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अर्थात यह है, जो पहले के 5 वर्ष हैं वह 3 वर्ष क्या होंगे, नर्सरी, LKG और UKG, और उसके साथ फर्स्ट और सेकंड क्लास तक, तो ये 5 है। इसमें दोस्तों हम देखते हैं बच्चों क्या, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज, कोई भी चीज़ का प्रैक्टिकली नॉलेज, पानी कैसे पीना है बेटा, खाना कैसे खाना है, बैठना कहना है, ये खेल कूद बैठना, और उन्हें पढ़ाई खेलने मतलब स्कूल आने की लत ओनली सिखाई जाएगी। मतलब उन्हें ऐसे कैसा रहेगा, ऐसा माहौल दिया जाएगा जैसे वो घर पे हैं। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस पहले के 5 वर्ष हैं, पहले की जो 5 वर्ष की पढ़ाई है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अतः यहाँ तक सभी बच्चे आराम से पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों फिर सेकंड वाले 3, ये वाले 3, हमने ये वाले 5 पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़े हैं, ये वाले 3। तो ये वाले जो 3 हैं, सेकंड फर्स्ट वाले 3, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी स्टेज। ये प्रॉपर्टी स्टेज ये क्या है, 3rd क्लास से कहाँ तक होगी, 5 तक, क्योंकि इसमें देखो दोस्तों 3, 4 और 5 ऐसे रहेंगे, 3rd से कहाँ तक, 5 तक। इसमें स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी, स्थानीय मातृभाषा में, जिस भाषा जो आप स्थानीय मातृभाषा में पढ़ाई की जाएगी। इसमें इंग्लिश को अनिवार्य नहीं है, इंग्लिश की कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। हाँ दोस्तों, इसमें एक और चीज़ है, इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट 3 हैं, नेक्स्ट जो 3 हैं वो नेक्स्ट 3 क्या हैं, जो नेक्स्ट 3 है इसे मिडिल स्टेज कहा गया है, और यह कहाँ है, 6 से कहाँ तक है, 8 तक। तो इसमें 6, 7 और 8th क्लासें सम्मिलित की जाएंगी। इसमें दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को जोड़ा गया है जो हमारी पूरी शिक्षा पद्धति को ही बदल देगा। इसमें क्या है, 6th क्लास से ही अब कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। जैसे चीन, जापान वगैरह के स्कूलों में होता है, वैसे ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को भी किया जाए। और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, इंटर्नशिप फैसिलिटी दी जाएगी। इंटर्नशिप फैसिलिटी का मतलब ये है दोस्तों, जैसे आप पढ़ाई के साथ आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ का नॉलेज लेना चाहते हो, कोई चीज़ आपको पसंदीदा है, तो आप मनपसंद की चीज़ों से संबंधित व्यक्ति से सीख सकते हैं। जैसे कि आपको सिलाई सीखना है, आप कोई मेकअप का सामान सीखना है, आपको ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है, तो ये भी आप अपने मनपसंद व्यक्ति से सीख सकते हैं। तो इसकी इंटर्नशिप की भी फैसिलिटी दी गई, ये महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों इस क्लास तक, जो 8th क्लास तक है, आपको भारतीय भाषाओं में ही ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट वाले 4th हैं, इन 4th के बारे में। 4th क्या है, सेकेंडरी
स्टेज। अब ये सेकेंडरी स्टेज क्या है, ये 9th से कहाँ तक है, 12th तक। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है अब सेकेंडरी स्टेज। अब बात करते हैं सब्जेक्ट चुनना। इसमें आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप 11th से सब्जेक्ट चुनते थे, अब कहाँ से चुनना पड़ेगा आपको, 9th से ही आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। हाँ, सेमेस्टर सिस्टम दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है सेमेस्टर सिस्टम। जैसे कि पहले वर्ष में एक बार पेपर हुआ करते थे और तिमाही 6 माही होते भले ही थी, लेकिन उनके नंबर 10th 12th में नहीं जोड़े जाते थे। लेकिन अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, तो इस सेमेस्टर सिस्टम में क्या होगा, आपके 6 माही और वार्षिक इन सभी के नंबर जोड़े जाएंगे। अतः अब विद्यार्थी को पूरी साल पढ़ना पड़ेगा। नहीं था पहले विद्यार्थी क्या करते थे, जब पेपर होते थे उसी समय लास्ट टाइम बस पढ़ते थे और बाकी नहीं पढ़ते। तो अब आपको पूरी साल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्या हो गया है सेमेस्टर। हाँ, स्ट्रीम एजुकेशन समाप्त। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अब बताते हैं। और हाँ, मनपसंद विषयों को चुनना। अब बात करते हैं दोस्तों मनपसंद विषयों को चुनना और स्ट्रीम एजुकेशन समाप्त, ये कैसा है। जैसे कि दोस्तों अभी हम क्या करते थे कि 10th के बाद जैसे ही हम 11th में जाते थे, 10th के बाद यदि हम 11th क्लास में पहुँचे तो कोई भी क्लास में जाते तो 11th में यदि हमने मैथ्स ले लिया तो मैथ्स के साथ दोस्तों आपकी मजबूरी होती थी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश इनको लेना ही पड़ेगा। अब और उसके साथ आप सोचो कि हमें इतिहास लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं, मैथ्स वाले को लेने ही पड़ेंगे। आपको इतिहास नहीं मिलेगा, आपको समाजशास्त्र नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब इसमें मनपसंद विषय चुनना मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो स्ट्रीम एजुकेशन है वो समाप्त हो जाएगा, हो चुका है। अब आप मैथ्स लेना है तो आप अब तो पहली बात कोई विषय रहेगा ही नहीं। अब क्या होगा दोस्तों कि आप मैथ्स वाले जो विद्यार्थी हैं वो इतिहास, भूगोल जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मतलब अब ऐसी कोई भी पढ़ाई नहीं रहेगी। आप कहो कि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको हम बायो के स्टूडेंट हैं या कोई भी चीज़ के साइंस का, कला का स्टूडेंट है, अगर कला वाला स्टूडेंट है उसे लग रहा है कि हमें क्या करना है, कला लेना है, उसने इतिहास ले लिया, भूगोल उसके साथ लग रहा है हमें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री भी ले सकता है। ठीक है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है, इस समय आप कोई भी विदेशी भाषा जो आपको सीखना है वो आप सीख सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, विदेशी भाषा भी आप सीख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि इंग्लिश तो आपकी पहले से चालू हो जाएगी, 6th क्लास से हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन क्या होगा, 3 या 4 वर्ष का होगा। आइए दोस्तों देखते हैं ग्रेजुएशन सिस्टम 3 या 4 वर्ष का कैसा होगा। दोस्तों पहले देखते हैं फर्स्ट वर्ष में, जो प्रथम वर्ष होगा उसमें सर्टिफिकेट। पहले दोस्तों एक बात हम अभी जो चल रही है या पुरानी शिक्षा पद्धति है उसके बारे में बताएं कि अभी क्या होता था, यदि किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर की या उसने सेकंड ईयर भी कर ली और किसी कारणवश वो नहीं पढ़ाई कर पाया तो उसकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट का कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि उसे जब तक वो ग्रेजुएशन ना करे तब तक कॉलेज माना ही नहीं जाता था, ना वो कहीं लगती थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। आपने यदि फर्स्ट ईयर मतलब प्रथम वर्ष कर दिया तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपने द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर कर ली तो आपको क्या दिया जाएगा, एक डिप्लोमा दिया जाएगा। और आपने पूरे 3 वर्ष कर लिए तो आपको क्या दिया जाएगा, डिग्री। तो ऐसा है दोस्तों, जैसे अभी तक पेपर में कभी भी कोई भी एग्जाम मतलब किसी भी चीज़ का हम फॉर्म भरते थे उसमें रहता था 12th पास या ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो ऐसा नहीं है, अब आगे के जो फॉर्म होंगे वो कुछ सर्टिफिकेट बेस पर भी होंगे, डिप्लोमा बेस पर भी होंगे और डिग्री बेस पर, मतलब इनकी भी मान्यता रहेगी। और दोस्तों याद रखना, यहाँ तक आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया, डिग्री आपने कंप्लीट कर ली। अब आपने एक और 4th साल 1 वर्ष और पढ़ लिया तो डिग्री के साथ आपको रिसर्च सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे दोस्तों अपने बीए के बाद एमए करते थे तो ये 4th वर्ष में आपको वही हो जाएगा रिसर्च, ठीक ना, रिसर्च सर्टिफिकेट। एक और दोस्तों महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है पीएचडी में। दोस्तों क्या होता था, जब हम ग्रेजुएशन करते थे तो ग्रेजुएशन के बाद दोस्तों हम क्या करते थे, हमें ग्रेजुएशन के बाद यदि पीएचडी करना है तो हमें एमफिल करना पड़ता था। क्या करना पड़ता है, एमफिल। लेकिन अब एमफिल की आवश्यकता नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। और एमफिल का जो पूरा नाम है मास्टर ऑफ फिलोसफी। मास्टर ऑफ फिलोसफी आपको पीएचडी के पहले करनी पड़ती थी, अब आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अरे दोस्तों आइए देखते, यहाँ देखें, आने वाले 15 वर्षों में कॉलेजों का यूनिवर्सिटी से संबंध समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आने वाले जो 15 वर्ष हैं इसमें कॉलेजों का यूनिवर्सिटी से संबंध समाप्त कर दिया है, ताकि यूनिवर्सिटी
रिसर्च पे ध्यान दे सके। क्या होता था दोस्तों, जैसे मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है, उससे 20-25 कॉलेज संबंधित है। अब सभी कॉलेजों के रिजल्ट बनाना, उनको पेपर है उपलब्ध कराना, तो इसमें यूनिवर्सिटी का पूरा टाइम खराब हो जाता था। तो अब कॉलेजों को यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, यूनिवर्सिटी रिसर्च वगैरह पे अच्छे से अच्छा ध्यान दे पाएंगे। जैसे कि विदेशों में भी यही होता है, यूनिवर्सिटी जो होती है ना, वो अन्य छोटे मोटे कॉलेज से संबंधित नहीं रहते, उनके लिए एक अलग। अब जो हमारे कॉलेज के लिए पेपर, मॉडल पेपर या उनका चेक करना, इसके लिए एक अलग से ही विभाग बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटी से इनका संबंध समाप्त कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। उच्च शिक्षा जैसे आईआईटी आदि में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों उच्च शिक्षा जैसे आईआईटी आदि में संस्कृत को बढ़ावा, दोस्तों संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा अब, और इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, इसे बढ़ावा देने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है वो क्या है, शैक्षणिक ढांचा। दोस्तों याद रखना, ये शैक्षणिक शुरुआती शैक्षणिक ढांचा है वो कौन बनाएगा, एनसीईआरटी तैयार करेगी। मतलब दोस्तों ये शुरुआती जो ढांचा है ये पूरा का पूरा कौन तैयार करेगी, एनसीईआरटी तैयार करेगी। हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण है, प्राइवेट शिक्षा संस्थान या स्कूल हैं, इनकी फीस निश्चित की जाएगी। जैसे कि दोस्तों पता है आप लोगों की, जो स्कूल या शिक्षा संस्थान है प्राइवेट, इनकी अनलिमिटेड फीस हो जाती थी, कितनी भी मन मर्जी की फीस लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एक निश्चित है वो होगा जिसके तहत। तो दोस्तों आज हमने ये नई शिक्षा नीति के बारे में सभी चीज़ें कंप्लीट की हैं। दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर या आप इसको बार बार देखकर आप इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, इसके नोट्स भी बना लें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दोस्तों जो भी कुछ आपको लग रहा है कि हमें किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक कंप्लीट करना, तो आप कमेंट में लिखें, वो टॉपिक का वीडियो आपको बना दिया जाएगा और यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तभी आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल ना